नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है और लगभग 4 बजे का ये संबोधन है और सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। लोकसभा में कार्यवाही चल रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वे लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे। श्री बाबू साहेब परुलेकर का निधन 27 जुलाई 2023 को 94 वर्ष की आयु में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। श्री वक्कम पुरुषोत्तमन केरल के पूर्वती अल्लेपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पुरुषोत्तमन 8वीं और 9वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य थे। उन्होंने सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और अधीनस्थ विधान समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया है। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व श्री पुरुषोत्तमन 5 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के सदस्य तथा 2 कार्यकाल के लिए केरल विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पुरुषोत्तमन ने 93 से 96 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। श्री वी पुरुषोत्तमन का निधन 31 जुलाई 2023 को 95 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री जनार्दन सिंह प्रसाद मिश्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मिश्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री जनार्दन सिंह मिश्र का निधन 1 अगस्त 2023 को 84 वर्ष की आयु में सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री राम सिंह यादव राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राम सिंह यादव लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्री यादव राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री राम सिंह यादव का निधन 7 अगस्त 2023 को 95 वर्ष की आयु में जयपुर में हुआ। हम अपने 5 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा कुछ देर मौन रहेगी। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में आज पीएम मोदी का संबोधन होना है। 2 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 4 बजे के करीब ये कहा जा रहा है कि पीएम जवाब देंगे। पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर भी बोलेंगे। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी। संबोधन के बाद मणिपुर समेत तमाम मसलों पर संसद गर्म है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन की चर्चा के बाद अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की है। पीएम मोदी आज अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का संसद में जवाब देंगे। इसके साथ ही पीएम के संबोधन का हर किसी को इंतजार है। माना जा रहा है कि पीएम आज विपक्षी नेताओं के हर एक आरोप पर चुन चुन कर जवाब देंगे और करारा हमला बोलेंगे। इससे पहले भी पीएम ने संसद में विपक्षी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज फिर वही मौका है। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के भाषण की मांग को लेकर विपक्ष सदन का बहिष्कार करता रहा है, लेकिन आज जिसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी, मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष सरकार बीजेपी क्या कहती है, चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए मणिपुर को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर को लेकर भी संबोधन है और तमाम जो सवाल खड़े किए गए हैं उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की गई, तमाम सवाल उठाए और आज दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। लगभग 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर आज कई सांसद बोलेंगे। पीएम से पहले कई सांसद रखेंगे अपनी बात। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा में निर्मला सीतारमण भी बोलेंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यवर्धन राठौर भी बयान देंगे।
लॉकेट चटर्जी के साथ कई सांसद अपनी बात रखेंगे, ये भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले कई और सांसद हैं जो बोलेंगे। आपको बता दें कि विपक्षी की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 26 जुलाई को एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था और फिर उसके बाद चर्चा और सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। ये हालांकि बहुमत को लेकर तो ये कहा जा सकता है कि जो संभावनाएं हैं वो सबके सामने हैं और पहले से ही लगभग सारी चीजें जो है वो तय हैं। हालांकि इन सब के बीच सबसे अहम होने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। बड़ी खबर है, लोकसभा से राहुल गांधी का विवादित बयान हटा दिया गया है। संसद की कार्यवाही से हत्या शब्द हटा दिया गया है। हत्या, हत्यारे, कत्ल, देशद्रोही शब्द जो है वो हटा दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल राहुल गांधी ने शुरुआत जो है लगभग 37 मिनट का भाषण दिया, जिसमें शुरुआत उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से की और उसके बाद जब मणिपुर के मुद्दे पर बोला गया उनकी तरफ से, तो तमाम जिस तरह से उन्होंने कहा कि कैसे भारत माता की हत्या, हत्यारे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भाषण से ये शब्द जो है वो हटा दिए गए हैं। विवादित बयान को हटा दिया गया है, कार्यवाही से हत्या जैसे शब्द जो है वो हटा दिए गए हैं। और इसी बीच विपक्ष पर अमित शाह का जोरदार हमला, राहुल गांधी को अमित शाह का करारा जवाब। मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक, अमित शाह की तरफ से कहा गया। मणिपुर के हालात की पल पल खबर ली है, सीएम सहयोग कर रहे हैं तो क्यों हटाएंगे। आपको याद होगा कल राहुल गांधी के भाषण के बाद स्मृति ईरानी की तरफ से संबोधन जो है वो दिया गया और उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री की तरफ से भी मणिपुर मामले को लेकर संबोधन जो है वो हुआ था, चर्चा जो है वो की गई थी और साफ कहा था कि पल पल की जानकारी जो है मणिपुर में क्या हो रहा है, ये जानकारी सरकार की तरफ से हमारी तरफ से ली गई। लगातार वहां का प्रशासन, सीएम सहयोग कर रहे हैं तो आखिरकार क्यों हटाया जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था। तो आपको बता दें कि कल 12 बजे से सदन में फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई थी और आज भी जो है आपको बता दें कि चर्चा जो है वो शुरू हो जाएगी लगभग 12 बजे से और 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे अधीर रंजन चौधरी। उम्मीद है पीएम देश को सच बताएंगे, ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया। भारत माता कहना सबका अधिकार है। भारत माता को लेकर जो कल राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर के सिलसिले में कहा गया, उसको अब क्या कांग्रेस डिफेंड करती नजर आ रही है। राहुल गांधी के कुछ गलत नहीं कहा, यह अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया। यदि कोई शब्द असंसदीय है तो उसे हटाने का प्रावधान है, ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। क्योंकि फ्लाइंग किस को लेकर, भारत माता के शब्द और हत्या जैसे बात को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। मैंने आपको ये नहीं कह सकते कि भाई आपको मैं बहुत प्यार करता हूं। प्यार करना मतलब कोई भाई को नहीं कह सकते, कोई पुरुष को नहीं किया जा सकता, सिर्फ महिला को ही किया जा सकता। क्या अजीब गरीब वो सारे तर्क लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या भाषण दिए थे उसके ऊपर चर्चा करें। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की भाषण में सरकार की बीच एक खलबली मच चुके हैं और यह पुराना तरीका है किसी हालत में राहुल गांधी जी को छवि को फिर धूमिल करो, किसी हालत में। तो यह धूमिल करने की यह प्रक्रिया है, यह राहुल गांधी की छवि की धूमिलीकरण किए जा रहे हैं। और वहीं अमित शाह के भाषण पर बोले प्रमोद तिवारी, 2 घंटे के भाषण में शाह सवालों का जवाब नहीं दे सके, ये प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया। जनता के मन के सवालों का जवाब नहीं मिला, कब होगी भारत की नारियों की सुरक्षा की गारंटी, ये प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया। तो किस तरह से लगातार एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को जिस तरह से किस शब्दों का इस्तेमाल मणिपुर को लेकर किया गया और फिर फ्लाइंग किस को लेकर घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है।
हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, प्रधानमंत्री आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर रिप्लाई करेंगे, क्या उम्मीदें? चलिए, आज मौसम भी साफ है। 100 दिन बाद आज सतर्क हो गया मणिपुर कि उस शील हरण के साथ शील हरण याद कर ले मोदी जी। आज पूरा देश सुनेगा। उन्हें उस दुख पर, पीड़ा पर मलहम लगाना पड़ेगा और दोषियों को दंड का ऐलान करना पड़ेगा और देश से, मणिपुर से क्षमा याचना कि आज तक प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर शायद शतक लगाने का इंतजार कर रहे थे। 100 दिन पूरे हुए, आज बोले इतना याद दिला। सिर्फ चीर हरण का प्रयास हुआ था द्रौपदी, कौरव समाप्त हो गया था साम्राज्य, क्योंकि वो उस समय राजा थे। आज के राजा आपके यहाँ तो कितना शील हरण हुआ है, अगर मुख्यमंत्री की भाषा में समझें तो ऐसे तो सैकड़ों कांड। याद रखिए, लेकिन प्रमोद जी याद रखिए, कौरव को सजा मिलेगी और पांडव जीतेंगे, इंडिया जीतेगा, मणिपुर की जनता जीतेगी। प्रमोद जी, कल केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर को लेकर विस्तृत उन्होंने बयान दिया था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्यों? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सब चीज़ में प्रधानमंत्री क्यों? वो पढ़ ले आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री सदन के प्रति जिम्मेदार है, मंत्री भी जिम्मेदार है। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव अमित शाह जी सरकार के खिलाफ तो नहीं आया, ये तो मोदी सरकार के खिलाफ आया। तो मोदी जी अगर नहीं देंगे जवाब तो कौन देगा? तो क्या उम्मीदें हैं? और उम्मीद क्या, आना चाहिए, बोलना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बीजेपी एमपी युगल ठाकुर जी हैं। आज प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन पर रहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जिस तरह विपक्ष वाले जो हंगामा कर रहे थे, आज उनको मालूम पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको सब जवाब देंगे। जो भी उनको जवाब चाहिए वो जवाब भी देंगे। और जिस तरह हमारी बहुमति की, उसको भी मालूम पड़ेगा। उनको हमारे पे भरोसा नहीं है, पर पूरे भारत देश को हमारे पे भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विस्तार पूर्वक विवरण करेंगे और सब कुछ बताएंगे कि हमने 9 साल के अंदर क्या क्या उपलब्धियां की है और किस तरह देश को हम आगे ले जाने वाले हैं। और ये जो इंडिया के नाम से ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भी मालूम पड़ेगा कि भारत देश अब आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ा है। आपकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, जनता भी जान गई है आप लोगों को। कल चुनाव के मैदान में आइए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री कम से कम उस पर बोले। देखिए, कल की बात करता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे विस्तार से उनको पूरा जवाब भी दिया था। कांग्रेस को मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे नित्यानंद जी 23 दिन तक मणिपुर रहे और आज आपको मालूम सभी जवाब मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे वार्ड की हम बहुमति में है, उसके सब जवाब, आपको जो भी जवाब चाहिए, हमारे 9 साल का जो भी हम काम किया वो भी मिल जाएगा। मणिपुर पे भी जवाब मिल जाएगा। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी सच्चाई से, अपने दिल से जो बात करते हैं, वो पूरे राष्ट्र और दुनिया भी देखेगी। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, कल हमने देखा राहुल गांधी की तरफ से चर्चा की गई, मणिपुर को लेकर मुद्दा उठाया गया और उसके बाद स्मृति ईरानी, फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। लेकिन आज इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि जो तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या जवाब आता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आज इंतजार जो है सो प्रधानमंत्री के जवाब का है, क्योंकि लगातार आप देखिए 19 जुलाई से जब ये मानसून सत्र की शुरुआत हुई, तो उस समय से ही अपोजिशन लगातार हमले कर रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग कर रहे हैं कि वो आकर के सदन के पटल पर कहें, वो बयान दें। लेकिन अब आप देखिए राज्यसभा लगातार स्थगित होता रहा, कई दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई सत्र। तो ऐसी स्थिति में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाया गया, तो उसके बाद जो है सो आप देखिए 2 दिन से लगातार चर्चा हो रही है। आज तीसरा
दिन है। आज तीसरे दिन में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो जवाब देंगी। कल हमने देखा कि स्मृति ईरानी ने किस तरह से राहुल गांधी को काउंटर किया और पलटवार किया था, और आज स्मृति ईरानी ने पूरी तैयारी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बोलेंगे और 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। हालांकि कल आप देखिए मणिपुर मामले को लेकर के करीब 2 घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवालों का जवाब दिया, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे स्ट्रेटजी लेवल पे हो या सरकार के विकास के लेवल पे हो, सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में उनकी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है। वहाँ पर उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे, 43,000 लोगों को विस्थापित किया है। वहाँ पर जो ज़रूरत के सामान हैं वो लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक डेटा दिया जिसमें साफ तौर से उस डेटा में ये बात का जिक्र है कि जो अब तक 100 करीब 150 के आसपास लोगों की जो मौत हुई है, तो उनमें से 107 लोगों में से जो मई महीने में 107 लोगों की मौत हुई थी मणिपुर में, 68 लोगों की मौत 3, 4 और 5 मई को हुई थी। 3 दिन के अंदर ही मौत हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अब आप समझ सकते हैं कि उस डेटा के आधार पर उन्होंने कहा कि अब वहाँ पर हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, सरकार जैसे जैसे कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बात कहा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी या कांग्रेस की सरकार थी और मणिपुर में जब नस्लीय हिंसा हुई थी तो उसमें 750 लोगों की मौत हुई थी, और केवल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने जवाब दिया था, और वो भी मणिपुर गए थे मात्र 3.5 घंटे के लिए गए थे। लेकिन अमित शाह 3 दिन तक वहां रहे और 3 रात तक रहे। उन्होंने ये बात कही। और साथ ही साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आलोक जी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कल राहुल गांधी ने बोला मणिपुर को लेकर, उन्होंने शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की, उसके बाद स्मृति ईरानी जमकर निशाना साधती हुई नजर आई और फिर बाकायदा विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मणिपुर को लेकर क्या स्थिति है ये रखा गया। और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि 4 बजे उनका संबोधन है, उनकी तरफ से तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन 2024 से ठीक पहले देखें तो एनडीए वर्सेस इंडिया के लिए सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। खास करके संसद के मौके पर जिस तरह से बात कही जाती है, अविश्वास प्रस्ताव बने इस बहाने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये साबित करेगा कि देखिए भारी बहुमत संसद में हमारे पास है, जनता का विश्वास प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बोलेंगे, अभी कोई हमारे साथी भी कह रहे थे कि क्या वो मणिपुर पर भी बात करेंगे, अपने यहाँ डिबेट पे भी कुछ लोगों ने चर्चा की। मेरा मानना है कि गृह मंत्री ने जितने विस्तार से ब्यौरा दिया और ये एक संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई पूर्वोत्तर की चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री 50-60 बार पूर्वोत्तर गए हैं, जो देश का कोई प्रधानमंत्री पिछले 75 साल में नहीं गया। इसलिए ये कहना कि वो मणिपुर पर ध्यान नहीं है, कल अमित शाह जी ने ये भी बताया, इवन ये तो है कि वो भी 12-1 बजे तक तो काम करते हैं, लेकिन सुबह 4:30 बजे प्रधानमंत्री ने फोन करके उनसे मणिपुर के बारे में बात किया, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे बात किया। तो देश में प्रधानमंत्री अपने साथियों का या जिसका भी जो दायित्व होता है प्रमुख होने के नाते, वो लगातार रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके जैसे कह सकते भाई आप एंकर होकर के थोड़ी सब बैठ जाएंगे वहां पर। उसी तरह से ये एक संयुक्त जिम्मेदारी है, हमारी टीम वर्क, और वही मंत्रिमंडल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये संयुक्त जिम्मेदारी है। इसलिए प्रधानमंत्री आज वो सारे मुद्दों पर जो बड़े उठाए गए हैं या जिन पर ध्यान दिलाने की जरूरत है, जो विकास की यात्रा है या जो कठिनाइयां है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे साउथ तक, और उधर पूर्वोत्तर पर पश्चिम में महाराष्ट्र है, कल भी उन्होंने, और सांसदों के साथ मिलकर के भी। देखिए ये वो प्रधानमंत्री नहीं है कि ठीक है कि वो हमारे साथ आपके साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हों, लेकिन वो जिन्हें जो संबोधित करना है, जिनसे बात करना है, संवाद करना है, तो संसद के हम इस पर बात कर रहे हैं। मैं कोई तारीफ की बात इसलिए नहीं कि हम कोई पार्टी के लोग हैं, आप और हम लोग पार्टी से इतर, हमने चूंकि अनुभव इतने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आलोक जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, और फिलहाल हंगामे के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, और 12 बजे के बाद लोकसभा की कार्यवाही जो है वो दोबारा से शुरू होगी, और उसके बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू होगी। आलोक जी अपनी बात पूरी करिए। हम लोग यही बात कर रहे हैं। देखिए इसीलिए सदन में वो बार बार हंगामा कर रहे हैं, किसी और मुद्दे पर कर रहे हैं। और सबसे दुखद ये है, ये ठीक है कि राहुल गांधी जी को और अधिक नहीं बोलते। सारी चर्चा कल जितने विश्लेषकों से भी हमारी भी बात हुई, पत्रकारों से भी हुई, संपादकों से हुई, और जो वेलविशर कांग्रेस के हैं
उनका भी मानना था कि राहुल गांधी इस मौके का फायदा उठा के बड़ा विस्तार से बोल सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये उनकी इच्छा है और डेमोक्रेसी में वो संसद में क्या बोले ये वो तय करते हैं। मेरा ख्याल है कि पार्टी ने भी उतना नहीं कहा होगा जितना उन्होंने कहा। और फ्लाइंग किस करके एक व्यक्तिगत संबंधों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, परिवार में कोई कुछ करता है, लेकिन संसद के सदन में मेरे लिए भी 72 से मैं पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा कि जब एक विपक्ष का एक प्रमुख नेता या वो सत्ता में भी होते, क्या इस तरह के अपने व्यक्तिगत बातचीत में सब लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन यदि पश्चिम के देशों में भी, ब्रिटेन या जर्मनी या अमेरिका की संसद में भी ऐसा दृश्य कोई नहीं होता है। वहां आप कह सकते हैं पश्चिम की सभ्यता है, वो विदेश में पड़े हैं और तो प्यार मोहब्बत दुकान बांट रहे हैं। भाई मोहब्बत की दुकान का शब्द मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत एक देश के लिए जब कही जाती है, हमारे शायर यदि लिखते थे, तो देश की मोहब्बत की बात अलग है और व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के सामने कैसा व्यवहार किया जाए। भारत की संसद है, चलिए आप कह देंगे विदेश में तो लोग गले गाल पर चूम लेकिन आलोक जी, क्योंकि आप जिस फ्लाइंग किस का जिक्र कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान से जोड़कर इसे कांग्रेस देख रही है, लेकिन बीजेपी वहां पर ये कह रही है कि जब मणिपुर जैसे आप इतने बेहद गंभीर मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त इस तरह की बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी होती है, इस तरह का आपका जेस्चर होता है, तो उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कई सांसदों ने तो शिकायत भी की है महिला सांसदों की तरफ से। बिल्कुल, यही मैंने आपको इसलिए कहा कि मैं केवल सांसद तो ठीक है, मैंने कहा ना कुछ जो उनका पक्ष ले रहे हैं, पार्टी भी कह रही है, लेकिन बीजेपी अकेली नहीं, समाज में। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कांग्रेस के लिए अहितकर है जो उनका गठबंधन है। आप राजस्थान उनको जाना था, राजस्थान में काफी प्रगति हुई है पिछले 10 वर्षों में। ऐसा नहीं है कि देश की योजनाओं से उसको लाभ नहीं मिला है, चाहे किसी की सरकार हो। वहां पिछड़ापन रहा है, लेकिन घूंघट भी रहा है, वहां बुर्का नहीं है, लेकिन घूंघट में लोगों ने पढ़ाई की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लाइंग किस बच्चे यंग लोग करना। इसलिए मैंने कहा राजस्थान की यात्रा पर जा रहे थे, इतना तो सोचते कि हम किस प्रदेश में जा रहे हैं परंपरा वाले में। बहरहाल खैर मैं उस पर उतना नहीं कहूंगा। मेरा मानना है कि इस समय जो बहस है इसका संसद में, देखिए पहले तो चर्चा नहीं हुई मणिपुर पर। आज भी मेरा कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तो पूर्वोत्तर से चुन करके आए थे राज्यसभा में, बराबर उसमें रहे प्रधानमंत्री पद पर। वो भी कल संसद में परसों आए, उनसे ही बुलवा देते। भाई आप कहते कि चलिए हमारा विरोध जारी रहेगा, वो पूर्वोत्तर को रिप्रेजेंट किया और देश के प्रधानमंत्री रहे, वो क्या बताएंगे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी बैठे होंगे, टेलीविजन पर तो देखते ही है ना। ये भी एक बड़ी अजीब बात थी रही है पूरे सत्र में कि प्रधानमंत्री वहां आए। प्रधानमंत्री जहां रहेंगे, हम आप कहां बैठे हैं, उसके बाद भी हम सुनते हैं एक दूसरे को। तो इस डिजिटल एरा में जो राजीव गांधी ने जो कंप्यूटर क्रांति की, उसके नेता ये कहते हैं कि सामने दिखेंगे। अरे इंदिरा गांधी के टाइम में होता था, प्रोसीडिंग अगले दिन पहुंचती थी, उनको सदन में रहना पड़ता था। और राहुल गांधी कितने दिन रहे, वो सस्पेंशन बन के निकाले जाने के बाद उनका जो कोर्ट की वजह से हुआ, लेकिन वो कल भी सदन में अपना भाषण देकर भाग गए। वो सदन में पूरे इतने समय दूसरे नेता भी उनके रहते नहीं है, केवल हल्ला करते रहे। ये कितना डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। ठीक है, और इसलिए आज भी उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनेंगे। मुझे डर इस बात का है कि वो कोशिश करेंगे कि जैसा पिछली बार राज्यसभा में उन्होंने गड़बड़ किया था, प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान बीच में रोका टोकी करने की कोशिश विपक्ष के नेता करेंगे, जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल आलोक जी, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज आखिरी दिन है और लगभग 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। तमाम सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए उस पर जवाब देंगे पीएम। और अब 12 बजे एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो शुरू होगी। पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा हो रही है और आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण भी होना है, लेकिन इन सब के बीच कल राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर का मुद्दा उठाएगा और उसके बाद स्मृति ईरानी और फिर लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का भाषण जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया, जहां पर उन्होंने कश्मीर से लेकर मणिपुर तक तमाम मुद्दों को उठाया और तमाम सवालों का जवाब देते हुए वो नजर आए। और आज लगभग 12 बजे यानी कि कुछ ही देर में एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी अब से कुछ ही देर में। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से लगातार हंगामा हुआ और उसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया सदन,
तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी लगभग 12 बजे, एक बार फिर शुरू होगी। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में जवाब देंगे। पीएम के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर पौधारोपण किया जा रहा है और इसके साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। सुनिए। मनोज झा जी हैं। मनोज जी, आज प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस पर जो है आज बोलेंगे, क्या उम्मीदें? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया ही इसलिए गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदना के 2 शब्द, सामूहिक पीड़ा जो मणिपुर की है उस पर 2 बात रखें। कल गृह मंत्री जी की बात सुनकर के बड़ी हैरत हुई। समस्या के समाधान में अगर अतीत जीवी होंगे ना, आप अपने वर्तमान का नुकसान कर रहे हैं। 9.5 बरस से ज़्यादा आप सरकार में, तब भी आप नेहरू जी से लेकर के अब तक अगर ढूंढ रहे हैं ना, तो ये आपकी विफलता का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी वैसा प्रमाण पत्र पाने की कोशिश नहीं करेंगे। कम शब्दों में ही बोले, लेकिन अतीत जीवी ना बने और मणिपुर के लोगों को सीधे तौर पे संदेश दें। आप मानकर चल रहे हैं कि सभी चीज़ों में, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो मणिपुर को लेकर विस्तृत बयान दिया। नहीं, विस्तृत बयान दिया, लेकिन उस बयान का थोड़ा विश्लेषण आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप लोगों को करना चाहिए ना कि हम अपने गृह मंत्री को, इस पद पर सरदार पटेल भी थे, मूल्यांकन कर लीजिए। एक तरफ सरदार पटेल, एक तरफ अमित शाह जी। हमारे साथ जेएमएम के सांसद जुड़ रही हैं। जेएमएम सांसद सीधे तौर पर जिस तरह से यहाँ पे बोला कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कोई डेल्यूजन है। अमित शाह जी ने कल कहा था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है कि उसको डेल्यूजन है केवल ये। देखिए, इल्यूजन नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर मुद्दे पर बातें विपक्ष के सामने अपनी बात रखें, ये आरंभिक दिनों से ही बोला जा रहा था जब सत्र की शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद वो नहीं आ रहे थे, जवाबदेही उनकी है। तो इसके लिए जब हर तरह का से प्रयास करके विपक्ष मतलब टीम इंडिया हार गई, तब उनको लगा कि ये अगर हम करते हैं, संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है, तो निश्चित रूप से इस पर बात होगी। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि इस मुद्दे पर बात हो, ताकि पक्ष विपक्ष मिलकर इसका कोई समाधान निकाले। पीएम भी बोलने वाले हैं आज। पीएम रिप्लाई करेंगे क्या? जी, उनकी रिप्लाई का सबको इंतजार है और हम लोग चाहते हैं कि उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकले। जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो हिंसा फैली हुई है मणिपुर में, अभी भी लोग एक तरह से जेल में ही रह रहे हैं। जो शरणार्थी शिविर है वो उसे हम जेल ही कहते हैं, क्योंकि लोग उसमें निठल्ले बैठे हैं 4 महीने से। उनका रोजगार, उनका सब कुछ खत्म हो गया, स्कूल कॉलेज। तो मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। और हमारे साथ लगातार आलोक जी बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब को लेकर। आज संबोधन होना है 4 बजे, लेकिन उससे पहले आलोक जी आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगी। एक वीडियो जो है, एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और साथ ही 5 तीर जो हैं वो निकल रहे हैं। एक में परिवारवाद लिखा है, एक में भ्रष्टाचार, एक में तुष्टीकरण, एक में क्षण धर्मनिरपेक्षता और एक में घमंडिया अलायंस। यानी कि इसके जरिए ये साफ करने की कोशिश हो गई है कि आज एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा उठने वाला है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर सदन में बोलने वाले हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक की अपने भाजपा सांसदों की और एनडीए के सांसदों के साथ भी जो बातचीत की है, उसमें यही सब मुद्दे, जो तीर जैसे कह सकते हैं कि युद्ध के लिए, चुनावी युद्ध जिसको हम कहते हैं, चुनावी युद्ध के लिए, राजनीतिक युद्ध के लिए एक पूरा एक एजेंडा बनाया हुआ है। और ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को भी प्रभावित करते हैं। कल भी उन्होंने महाराष्ट्र के सांसदों के साथ जब बातचीत की एनडीए के, तो उन्होंने क्या कहा कि परिवारवाद की वजह से ही शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बन सके। आप जानते हैं पिछले सप्ताह ही शरद पवार ने बाकायदा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में पूना में सम्मान भी किया। मतलब व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की रंजिश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट से लड़ने वाले नेता हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी तरह के थे, वो कहते ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी की है, वो जाने जो राजनीतिक लड़ाई लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह के नेता हैं जो फ्रंट से लड़ते हैं, जो कभी इंदिरा गांधी लड़ती थी, अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते थे,
तो ऐसे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका एक अपना समाज में जनता के बीच, करोड़ों लोगों के बीच में विश्वास हो, वो ये नहीं कहते कि अच्छा तो ये तो कहा जाता है भाई, वो खुद को नहीं जवाब दे रहे भाई। गृह कितनी बार अभी मनोज जी भी बोल रहे थे या और सांसद भी कहते हैं, मेरा बार बार यही कहना है कि गृह मंत्री यदि बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से ही तो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी मनमानी से कुछ भी कह देंगे, क्योंकि संयुक्त जिम्मेदारी सरकार की तरफ से बोला जाता है, संयुक्त जिम्मेदारी के नाते तो प्रधानमंत्री बोलेंगे। बल्कि आज आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ वर्ष पहले तक कांग्रेस में रहे, वो राहुल गांधी के बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि घनिष्ठ मित्रों में से थे, आज वो प्रहार करेंगे कांग्रेस पर। आप कह सकते हैं कि उनका भी तो परिवार रहा, लेकिन उनके परिवार का और कोई सदस्य तो इस समय नहीं है। जो बुआ है वसुंधरा जी हैं, वो दूसरी पार्टी में भी हैं, और या वो बीजेपी में भी वो भी आ गए हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो अब उनका ही पिता तो अब नहीं रहे। माधवराव जी वो भी एक बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे निर्मला सीतारमण जी हो, कल स्मृति ईरानी ने बोला, तो ये एक संयुक्त सरकार की रणनीति। इसलिए प्रधानमंत्री उसको एक निचोड़ के रूप में, जैसे कहते हैं ना, अमृत कलश है, सबको कहा कि बांटो, उसके बाद एक पूरा कलश रख करके वो अपनी तरफ से समाज में हमारी प्रगति के लिए सरकार क्या कर सकती है, दुनिया में हमारी छवि कैसी है। और प्रतिपक्ष ये सही है कि प्रधानमंत्री फिर छोड़ते नहीं है। कई बार ये अपेक्षा की जाती है कि भाई प्रधानमंत्री क्यों इतना तीखा प्रहार करते, लेकिन यदि राहुल गांधी भारत माता को लेकर के या हमारे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, ये भारत माता को लेकर और जिस तरह से हत्या को लेकर उनकी तरफ से मणिपुर से जोड़ा गया, जिसको लेकर वहां पर स्मृति ईरानी ने भी सवाल खड़े किए कि पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन में हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वो जो बयान है उसे हटाया भी गया है रिकॉर्ड से। ये इस तरह के बयान राहुल गांधी का देना और फ्लाइंग किस, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ये तमाम चीजें इंडिया जो गठबंधन है उसके जो तमाम गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके लिए क्या एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव से पहले एक चैलेंज के रूप में देख सकते हैं? चैलेंज कहें, और दूसरा मेरा तो मानना है कई बार पार्टी के लोग, अब गठबंधन उनकी मजबूरी है, टिकट के बंटवारे पर कितना गठबंधन रहेगा ये सवाल है। दूसरा, पिछले चुनाव के समय भी हमें कई हमारे राजनीतिक जो कहना चाहिए परिचित लोग हैं, पत्रकार के नाते ही सही, वो बंद कमरों में बताते थे कि हम अपेक्षा थे कि राहुल गांधी हमारे इलाके में ना आए वरना नुकसान हो जाए। यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कम से कम उस बड़ी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, तो उनके इस तरह के बयान से, जैसा आपने कहा, ये सबसे बड़ा नुकसान इस बात पे गठबंधन को भी चुनौती ही नहीं है, गठबंधन को हमारे हिसाब से एक हद तक नुकसान भी। उनके यहाँ तो कई, आप देखिए, यादव परिवार हो या दूसरे परिवार के सदस्य भी जो है, उनके यहाँ भी महिलाएं हैं, या उनके यहाँ जो संस्कार वाले ऐसे लोग हैं, कांग्रेस में भी कई लोग इस तरह के हैं जो अपने परिवार की अपनी सीमाओं को, संस्कार को रखते हैं। तो एक तरफ ये, और दूसरा भारत माता वाला जो आपने कहा, देखिए ये, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये आपने कहा कार्रवाई से हटा दिया, लेकिन इसका वीडियो सब जगह दुनिया में चला गया। जी फ्लाइंग किस का चला गया, वो आज भी सुरक्षित है। तो ये भी एक परंपरा है, जिस समय कहा जाता, कल ये भी मुद्दा उठाया गया कि आपने उनको कब दिखाया, ज्यादा दिखाया। अरे भाई क्या करते, सारी दुनिया को फ्लाइंग किस दिखाते, ये तो मेहरबानी किया है टीवी ने। ठीक है आलोक जी, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं आपके साथ आऊंगी। महिमा खटारिया हमारे साथ संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। महिमा, कल जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर और उसके साथ ही फ्लाइंग किस को लेकर चर्चा हुई, और साथ ही जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मणिपुर से जोड़ा गया, चाहे वो हत्या हो, भारत माता की को लेकर हो, हिंदुस्तान को लेकर हो, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी की तरफ से किया गया, स्मृति ईरानी ने तो पलटवार किया ही, लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हमने देखा डिफेंड करते, और इन शब्दों को हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे, बचते हुए नजर आए। क्या कह रही है कांग्रेस इसको लेकर? अनन्या, देखिए, जब बात आती है राहुल गांधी की, तो पहली बात, मुझे, आपको और पूरी देश की जनता को इंतजार था कि जब राहुल गांधी वापस संसद में आएंगे तो आखिर वो क्या बोलेंगे। तमाम चीजें जो थी लोगों के दिमाग में भी चल रही थी, एमपीज के दिमाग में भी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके का जेस्चर कल राहुल गांधी करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और कल से ही, चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी हो, या विपक्ष में आने वाली 26 पार्टीज हो, यानी अंडर वन अम्ब्रेला या इंडिया बैनर के अंदर आने वाली जितनी भी विपक्षी पार्टी
पार्टी है वो राहुल गांधी को डिफेंड करती नजर आ रही है। अब बात आती है फ्लाइंग किस की, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि जिस तरीके का जेस्चर जो है वो राहुल गांधी कर रहे थे, हालांकि अधीर रंजन चौधरी की जब बात आई तो वो भी डिफेंड करते नजर आ रहे थे, लेकिन कल प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस बात को डिफेंड किया था। उन्होंने कहा था कि जब बात आती है कांग्रेस की दुकान की तो इट इज जस्ट जेस्चर, उसको गलत तरीके से क्यों ले रहे हैं। हालांकि स्मृति ईरानी पर विपक्षी पार्टी की जो महिला सांसद है वो तमाम बड़े सवाल खड़े कर देती है, वो उनके महिला होने पर बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, तो तमाम चीजें यहां पर देखने को मिली। लेकिन जिस सभ्य तरीके से स्मृति ईरानी ने इस बात को संभाला, हालांकि उन्होंने ये बात कह जरूर दी थी कि जब डिस्कशन खुलता है राहुल गांधी डिस्कशन से वॉकआउट कर जाते हैं, वो चले जाते हैं वहां से, लेकिन जाते जाते जो वो जेस्चर करके जाते हैं वो कितना आपत्तिजनक है। हालांकि महिला सांसदों ने वहां पर एक पत्र लिखा है, लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया था, ये कहा गया था कि एक जो एक्शन है प्रॉपर वो राहुल गांधी के खिलाफ होना चाहिए कि जिस तरीके का व्यवहार राहुल गांधी करते हैं। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट अनन्या मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके का जेस्चर, क्योंकि पार्लियामेंट है, मणिपुर जो है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, महिलाओं की बात लगातार विपक्ष पार्टी उठा रही है, मणिपुर का मुद्दा जोड़ती है, जिस तरीके से महिलाओं की वहां पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ हरकत वहां पर हुई है, तमाम चीजें विपक्ष पार्टी उठाती है। लेकिन क्या राहुल गांधी का ये जेस्चर, डिबेट आप मणिपुर पे करना चाहते हैं, बात आप मणिपुर पे करना चाहते हैं, और आप जिस पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, जिस पार्लियामेंट को पूरी दुनिया देखती है, आप वहां पर फ्लाइंग किस करके निकल जाते हैं और बाद में आपकी पार्टी उसको डिफेंड करती रहती है, तो ये आपत्तिजनक कहीं ना कहीं दिखता है, क्योंकि ये बचकाना बिहेवियर लगता है। हालांकि कांग्रेस इसको मोहब्बत की दुकान से जोड़े जा रही है कि किस तरीके से मोहब्बत की दुकान है। स्मृति ईरानी ने साफ तौर से ये कह दिया कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, एक मिसोजिनिस्ट इंसान ही ऐसी हरकत कर सकता है। तो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि खाली एक फ्लाइंग किस का मुद्दा नहीं था, तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए। भारत माँ का कत्ल हुआ ये कहा गया था कि मणिपुर में, हालांकि सवाल ये उठाया गया था राहुल गांधी की तरफ से अनन्या कि किस तरीके से वो मणिपुर जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते। लेकिन अगर आपको याद होगा, कल अमित शाह ने जब पार्लियामेंट में बोलना शुरू किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलना शुरू किया था, डिस्कशन खोला था, तो उन्होंने साफ तौर से ये बात कही थी कि किस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि उनको जाना है, लेकिन उनको पैदल जाना है, हेलीकॉप्टर से नहीं जाना है। चलो मान ली गई ये बात कि उनको हेलीकॉप्टर से नहीं जाना था, पैदल जाना था, तो अगले दिन वो हेलीकॉप्टर पे क्यों गए। तो तमाम सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार खड़े कर देती है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि हालांकि अमित शाह ने जब यहाँ पर बोलना शुरू किया था तो उन्होंने साफ तौर से ये बात बोल दी थी कि किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो पॉलिसीज गिनवा रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने बोला था कि जब नो कॉन्फिडेंस आता है तो आप सरकार के कामकाज पर सवाल करते हैं और इस कामकाज को लेकर ही, लेकिन जो ये मुद्दा उठाया गया, जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिसके चलते अमित शाह को इन सारी चीजों पर जवाब देने होंगे और उन्होंने ये जवाब दिए भी। लेकिन लाजमी सी बात है, कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि नो बिल्कुल महिमा, और ये देखा और ये कहा जा सकता है कि 2024 से ठीक पहले एनडीए वर्सेस इंडिया के लिए सबसे बड़ा मैदान है और कहीं ना कहीं इसको लेकर खुद मंगलवार को जब बैठक हुई संसदीय दल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सांसदों को कहा गया कि 2024 से पहले ये आखिरी गेंद है और इस पर छक्का मारना है। और वो तस्वीर संसद में तो दिखी ही, और किस तरह से कैसे राहुल गांधी के बाद हमने देखा स्मृति ईरानी जब बोल रही थी तो वो कैसे एक एक बात को पकड़कर उन्होंने पलटवार किया, और साथ ही हमने देखा भी आज वो तस्वीर और प्रॉपर देखने को मिलेगी। आप रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष को लेकर हम इंडिया इस गठबंधन को लेकर चर्चा कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बयान और जिन चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी की, चाहे भारत माता की हत्या से उसे जोड़ा जाए, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। और अब किसी तरह के ये कहा जा सकता है कि संशय में जो तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे, जिस तरह से कल राहुल गांधी के बयान को लेकर चर्चा हो रही है और लगातार बीजेपी इसको लेकर पलटवार कर रही है, हमलावर है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस तो डिफेंड करेगी, उनके एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके बिना, मैंने गांधी परिवार के बिना कांग्रेस को लगता है कि हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए। लेकिन हाँ, ये जो आपने कहा ना, ममता बनर्जी, टीएमसी, आप ये देखिए, अधीर रंजन चौधरी तो रोज उन्हीं की पार्टी पर, टीएमसी पर ही हमला करते हैं। तो गठबंधन आगे कैसे करेगा, राहुल गांधी को कैसे वो संभालेंगे। शरद पवार, महाराष्ट्र के लोग तो संस्कार वाले हैं, गुजरात के लोग संस्कार वाले हैं। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां पर गठबंधन कर रही है। यदि आप संस्कार की बात करेंगे तो क्या गुजरात और महाराष्ट्र में फ्लाइंग किस के इस दृश्य को दिखा करके वोट मिलेगा? तो ये आपने बिल्कुल सवाल उठाए। और दूसरा, मणिपुर पर लेकर के
या महंगाई को, यदि इस सब मुद्दे के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी महंगाई पर बात कर सकते थे, जिसको आप और हम हमारे टेलीविजन चैनल में कितनी बार दिखाया गया इसकी रिपोर्ट। ये दूसरी तरफ वो आरोप लगाते हैं कि महंगाई पर मीडिया नहीं दिखाता, जबकि इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स या और भी जो मीडिया के समूह हैं, इसकी चर्चा, टमाटर की चर्चा कितनी बार आपके हेडलाइन में हमारे यहाँ हुई है। जी। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि नहीं है, आप इसको पकड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से सत्ता के अहंकार, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं भी ये मानता हूँ वो किसी पार्टी का भी होगा, उन्होंने रावण से तुलना कर दी। अब देखिए, दक्षिण भारत में रावण की छवि वैसी नहीं है, वो डीएमके को वहां जवाब देना मुश्किल होगा, वहां रावण को दूसरे रूप में देखा जाता है। तो कैसा गठबंधन है? अब रावण, एक तो वैसे ही तुलना गलत है हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के, इस तरह के, अरे आपके पास और शब्द हो सकते हैं, विरोध के लिए कोई शब्दों की कमी है, लेकिन उनके पास वोकैबुलरी, जिसको कह सकते हैं एक संसदीय मर्यादा, एक अच्छे नेता के नाते, मैंने कहा राजीव गांधी की सौम्यता, मैं आज भी कहता हूँ, आपको उनका कोई भाषण ऐसा नहीं मिलेगा, कड़वाहट होती थी बोफोर्स होने के बाद भी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण को उन्होंने जेल भेजा, लेकिन वो इनको हिंदू बेटी कहते थे। प्रतिपक्ष की ये परंपरा भी रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहीं संकट के मौके पर गांधी परिवार कोई सदस्य किसी एयरपोर्ट पर विदेश में फंस गया है तो उसको बचाने के लिए फोन किए। तो एक संस्कार जिसको कह सकते हैं, राजनीतिक संस्कार ही कहिए आप, चलिए व्यक्तिगत भूल भी जाए, तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, ये जिस लोकतंत्र की वो बात अमेरिका में जाके कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र की हत्या तो वो खुद कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। सदन को 1 महीने तक राज्यसभा जो अपर हाउस है, लोअर हाउस में तो आप कह सकते हैं भाई कोई भी चुन के आ गया, जिसको हम क्या करें, जनता ने वोट दिया। उच्च सदन में आज भी बराबर जिस तरह से उपराष्ट्रपति के कहने के बाद आम आदमी पार्टी को सस्पेंड करना पड़ा संजय सिंह के दुर्व्यवहार के कारण, पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, टेबल पर खड़े हो जाते हैं। ये प्रतिपक्ष है, ये दुनिया को लोकतंत्र की निशानी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ गठबंधन कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के नेता बेचारे रो रहे हैं, बंद कमरों में बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। कुछ नेताओं ने मुझे कहा कि ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे। संदीप दीक्षित किसती उसे जवाब देंगे पब्लिक को कि आप आम आदमी पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए क्योंकि वो सत्ता में है, या गठबंधन में कल आपको 2 सीट मिल जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी का नेतृत्व में, नाम के लिए खड़गे जी है, खड़गे जी एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता था। ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह बहुत चतुर व्यक्ति थे, उन्होंने कहते हुए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में या जो भी मंत्रालय थे उसमें अपनी मनमर्जी किया होगा, लेकिन कुछ मामलों में हर चीज, वो जो गलत काम है, घोटाला है, तो सोनिया गांधी जाने, तो सोनिया गांधी तय करती थी किसको मंत्री में रखना है, तो फिर वो उनको तय करना होता था। ऐसे ही अध्यक्ष ये हैं, आज तक वर्किंग कमेटी नहीं बनी, 4 महीने हो चुके हैं, ऐसे अध्यक्ष हैं, वो केवल नाम के लिए अध्यक्ष है, असली अध्यक्ष तो राहुल गांधी है। क्योंकि उनकी जय जयकार पे उनको उनकी सदस्यता वापस बहाल होती है तो ऐसा लगा जैसे वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, मिठाइयां बट रही है, बाजे बज रहे हैं। अरे भाई, सस्पेंशन को रोका गया, वो भी स्टे मिला अदालत से। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र की दृष्टि से हम उसमें नहीं जाते, अदालत का मामले है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे जो आपने सवाल किया, गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए नुकसान है। बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी तो फायदा उठाएगी। हर तीर जो वो चलाते हैं वापस उनको जाकर के लग जाता है। जब इंडिया का नाम लिया तो क्विट इंडिया इन्होंने कर दिया, और पूरा ही उनका इंडिया जो व्यक्ति, वो इंडिया भी नहीं आई, INDA करके उन्होंने अपना एक ड्रामा करके सोचा। राहुल गांधी की जो चालाकियां होती है, कल भी मैंने कहा था कि वो फिल्मी एंट्री करते हैं सदन में, मैं कब आऊंगा नहीं आऊंगा, लेकिन पहले कल नाम तो मुझे भेजेंगे। लगता है फिल्मी एंट्री राहुल गांधी को ही भारी पड़ गई, क्योंकि जब बात कर रहे थे गंभीर मुद्दे पर, मणिपुर जैसे मुद्दे को लेकर, महिलाओं को लेकर बात हो रही थी, वहां जिस तरह से हिंसा भड़की उसको लेकर चर्चा हो रही थी, और बॉडी जेस्चर जो था, बॉडी का पोस्चर था, वो कुछ और ही कह रहा था। ये उल्टा कांग्रेस को ही, राहुल गांधी को ही भारी पड़ गया। जी, आपने ठीक कहा, जैसे मैंने कहा ना, फिल्मी दृश्य में अचानक जो वही कोई माता की बात हो रही है और उस समय आप बता दें चुम्बन करने लगे तो क्या होगा। कहीं कोई मैंने आप कह दें कि माँ की हत्या हो गई, एक तरफ मेरी माँ है, दूसरी तरफ भारत माता है, और दूसरे ही क्षण, उसके कुछ ही मिनटों के बाद आप अचानक इस तरह की हरकत करें और मुस्कुराते, उसके बाद राजस्थान में जाकर महिलाओं के बीच, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके बीच में खड़े हो जाए, तो ये एक विरोधाभास है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको आलोचना लोग लेते हैं कि मीडिया क्यों आलोचना कर रहा है। भाई, प्रधानमंत्री भी यदि कोई कभी ऐसी बात निकल जाती है तो लोग समझते हैं कि अरे भाई, उनको तो बड़े व्यक्ति हैं, उनके मुंह से किसी के लिए अपशब्द ना निकले तो अच्छा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये गठबंधन के लिए और एक सबक जिसे कहना चाहिए
ठीक वो है। दुनिया को सबक देते हैं, भारत की यात्रा की, लेकिन भारत के खिलाफ ही एक तरह से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मनोहर केसरी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ महिमा कटारिया जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।